should I start my JEE coaching from 10th or should I wait for the board exam to be over and then I start my coaching? मैथ है 11th का और 10th का, उसमें कम से कम 2 to 3 टाइम्स का फ़र्क है। पापा कॉन्फिडेंस आया यार कुछ कर सकते हैं, तो 10th के बच्चों का ओवर कॉन्फिडेंस वो बाद में बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। क्या कुछ बच्चे नवंबर में शुरू करके भी काफ़ी कोई एडवांटेज दे सकते हैं? Amount of time and commitment JEE preparation needs, you have to control your distractions. IITs के अंदर 5 जगह रैंक अगर आया तो बस अपनी नहीं मिलती, बस जनरेशन 2 IIT में जाना पड़ता है। जब आजकल के बच्चे क्या है, 1 मिनट में क्या हुआ, फ़ोन निकाला, इस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। इंटरनेट जो है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। 3 टाइम्स रूल फॉलो करो कि वो चीज़ें याद होनी चाहिए, उस तरह से याद होनी चाहिए जैसे टीचर को याद है पढ़ा रहा है वो। बच्चों क्या होता है, नंबर पे फोकस होता है, टॉपिक की ब्यूटी जो होती है ना, टॉपिक में जो मजा है सीखने का। नमस्कार दोस्तों, मैं बड़े भैया को फाउंडर विद्या क्लासेस। आज का ये पॉडकास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो टारगेट ऑडियंस है हमारे वो है जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया की पॉपुलेशन, टैलेंटेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके अंदर ये जो एक सोचना विचारना कि हमें इंजीनियरिंग करना है, तो वो बड़ा आसान है। ड्रीम देखना बड़ा आसान है, सोचना बड़ा आसान है, लेकिन उसको रियलाइजेशन करना काफ़ी टफ है बिकॉज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टैलेंटेड पीपल। और दूसरा, अभी भी बहुत ज़्यादा सीट नहीं है और इतना टफ कंपटीशन है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे जब शुरू तो करते हैं लेकिन उसको मंजिल को पूरा पा नहीं पाते। बहुत सारे बच्चे तो जर्नी के अंदर ही जो है ना गिरना शुरू हो। तो हमने सोचा कि स्ट्रेटेजी के बिना काम नहीं होता है और क्या क्या उसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उसमें डिस्ट्रैक्शंस हैं, क्या गलती होती है। तो इस सब के लिए आज का टॉक शो। तो आज के टॉक शो के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे सबसे छोटे भाई, इनको मनमोहन भैया बोलते हैं, हमारी टीम के लोग मनमोहन सर बोलते हैं और मैं उनको प्यार से मुन्ना भैया बोलता हूँ। फर्स्ट बैच था हमारा 11 बच्चों का, उसके स्टूडेंट थे। दूसरे हमारे भाई संदीप भैया हैं, तो 11 में से हमारे 9 IIT में गए, 2 लोग रुड़की में गए। उस टाइम रुड़की IIT नहीं था, बाद में बन गया। तो बड़ा खुशी हो रही है मुझे। आई वेलकम मनमोहन भैया। थैंक यू बड़े भैया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू पार्ट ऑफ दिस टॉक शो। तो याद होगा आज से हमने करीब 6 साल पहले अमेरिका में थे हम दोनों, ठीक है ना। तो उस टाइम हमने टॉक शो किया था, बड़ा इम्प्रॉम्प्टू था। बड़ी खुशी हो रही है, वही फीलिंग 6 साल बाद नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हैं, थोड़ा एक्साइटेड भी है। तो देखते हैं, आज हम टॉपिक को थोड़ा वैरायटी करके लाए हैं, तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक में। तो इस टॉक शो में थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जब तैयारी करता है IIT की, तो 10th का स्टूडेंट है, 11th है और 12th है, उनके क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट होते हैं बिकॉज वो डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर जर्नी में हैं। तो हम क्वेश्चंस आंसर करेंगे। पहले हम 10th से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे 10th में हैं तो वो अभी IIT की कोचिंग के भी शुरू नहीं हुई है, कुछ लोगों ने स्टार्ट कर ली है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि शुड आई स्टार्ट माई JEE कोचिंग फ्रॉम 10th और शुड आई वेट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम टू बी ओवर एंड देन आई स्टार्ट माई कोचिंग। तो बच्चे बहुत पूछते हैं कि मैं कर लूँ या मैं बोर्ड पे फोकस करूँ। तो ऐसा है कि अभी हमने पिछले दिनों पेरेंट का सेशन लगाया, मतलब 4 सेंटरों पे लगाया आपने। तो बच्चे तो बहुत तैयार होते हैं। हमने वो बच्चे बुलाए जिनका ऑलमोस्ट 10th का कोर्स, साइंस मैथ्स तो ख़त्म ही हो चुका है। वो कह रही है इंग्लिश SST और उसकी चिंता मत करो, लैंग्वेज संस्कृत स्पेनिश या फ्रेंच वगैरह होती है, वो तैयार है। लेकिन क्या होता है, पेरेंट्स तैयार होते हैं। पेरेंट्स को क्या लगता है, जिनका सेकंड बच्चा है उनका, वो तो जो है बड़े एक्साइटेड है कि कोई चिंता नहीं है जी, बोर्ड का एग्ज़ाम सबसे आसान एग्ज़ाम होता है। तो ये वाले बोर्ड का एग्ज़ाम सबसे आसान होता है। ये मैं हम सब भाइयों में सबसे वीक में ही था और मेरे सबसे ज़्यादा बोर्ड में नंबर आए थे, मेरिट लिस्ट में आया था। वो तो एक समझ लो कि बहुत आसान एग्ज़ाम है। तो पेरेंट्स जो है ना बड़े घबराते हैं। तो मुझे लगता है कि पहला ये करूँगा आंसर कि पेरेंट्स को समझाने के लिए, बच्चे तैयार हैं, बच्चे बिल्कुल तैयार हैं, तो पेरेंट्स को आप कैसे समझाओगे, क्या मैसेज दोगे? तुम्हें याद होगा तुम शुरू हुए थे, हमने भी थोड़ा बहुत तो आपको जनवरी फरवरी में शायद कुछ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स मैथ ट्रिगोनोमेट्री। तो अब ये तुम बताओ क्या ये बरा। तो अब हम पेरेंट्स के लिए बोलो कि भाई एडवाइस ये है कि क्यों हमें जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, जल्दी देखो, हर बच्चा का टैलेंट अलग है, उसकी एबिलिटी अलग है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको 10th का मैथ ही इंपॉर्टेंट है या साइंस है, वो बहुत ईजी, मैथ ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और उनको पास एनर्जी भी है और उनके पास ड्रीम भी है। तो डेफिनेटली उनको शुरू करना चाहिए क्योंकि अर्ली स्टार्ट से एडवांटेज है। लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी कोप अप करने में मुश्किल हो रही है, उनको 10th का सिलेबस ही उनका कवर नहीं हो पा रहा है, 10th का सिलेबस ही डिफ़िकल्ट लग रहा है,
उनके स्टडी आवर्स इतने हैं नहीं है, तो वो लोग वेट कर सकते हैं अपना बोर्ड का एग्ज़ाम कंप्लीट करके, वो भी बिगनिंग ऑफ अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बट किसी को लग रहा है कि मैं अपना जितना मेरी एबिलिटी और टाइम है मैं चैलेंज नहीं दे पा रहा हूँ, 10th का सिलेबस मेरा बहुत कंट्रोल में है, बहुत काफ़ी सिंपल सिलेबस। या डेफिनेटली इसको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज अर्ली स्टार्ट करने से एडवांटेजेस होते हैं। हम बात करें कि एडवांटेजेस क्या है, भाई ये तो समझ आ रहा है जो भी स्टार्ट कर रहा है उसको कम से कम 3-4-5 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बोल्ड स्टेप अगर आदमी लेता है तो इस लाइफ में कुछ हो पाता है। तो हमने सितंबर से कुछ 4 सेंटर में अपने शुरू किया, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, इनफैक्ट कुछ क्लास भी शुरू हो गई है। तो अब पेरेंट्स को तो हमने समझा लिया अच्छे से, मैंने सब बच्चे पेरेंट्स से बात करी कि एक मौका दे दो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, देयर इज नथिंग टू लूज। और बोर्ड का एग्जाम सिंपल है, और बोर्ड की रिवीजन वगैरह तो अब विद्या बहुत स्ट्रॉन्ग रिवीजन कराते हैं। हमने रिवीजन बुकलेट में आ रखी, तुम तो एक स्पेशल बच्चों के लिए कोचिंग शुरू करते हो, एडवांस बच्चे शुरू करते हो, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स होगा। हाँ, रिस्पॉन्स है अच्छा। बच्चे जो एटलीस्ट जो बच्चे स्मार्ट हैं, जो पढ़ते बहुत हैं, एनर्जी बहुत है, वो तो दे आर डूइंग ग्रेट। बच्चे शुरू कर चुके हैं, अब ये है कि जिन्होंने नहीं शुरू करा है उनका क्वेश्चन है कि हम करें, और डेफिनेटली एडवांटेज है। एडवांटेज में अगर हम देखें, देखो कि एक तो आपको 4 महीने मान के कि आप अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फिर फरवरी में तो फिर बोर्ड की बाइंड अप ही करना पड़ेगा, या 15 जनवरी के बाद आप बोर्ड पे फोकस करके उसको कंप्लीट, तो 3.5 महीने हैं। अब 3.5 महीने पहले स्टार्ट करके एडवांटेज ये होता है कुछ चैप्टर आप पहले कर लेते हो। मैंने हिसाब लगाया था कम से कम 3 से 3.5 चैप्टर करे। हाँ, तो ये जो चैप्टर पहले कर लिए आपने, तो ये रहता है, कोई बुराई नहीं है 11th में अगर दोबारा भी कुछ बच्चे कर रहे हैं, अच्छी तरह नहीं भी कर पाए हैं, लेकिन जो दोबारा आप करोगे तो चीज़ें आपको आसान लगेगी। क्योंकि अगर मैथ की बात करूँ, बिकॉज आई एम मैथ टीचर, जो लेवल ऑफ मैथ है 11th का और 10th का, उसमें कम से कम 2 to 3 टाइम्स का फ़र्क है, क्वांटम डिफरेंस हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी का। और क्वांटिटी की बात करेंगे तो वो भी मल्टीपल टाइम्स है। 10th का सिलेबस है, 11th का सिलेबस कम से कम अगेन 4-5 टाइम्स है 11th का सिलेबस। जैसे मैं बताऊं कि जो 10th में क्वालिटी में क्या करते हैं, डी लेस देन 0 कॉम्प्लेक्स रो, और वहीं से शुरू होता है 11th का मेरे ख्याल मैथ्स, कि डी जो है लेस देन 0 वहीं से कोई शुरू होती है, इनइक्वालिटी शुरू होती है। भाई मैं मैथ्स मेरा वीक था, तो मालूम होगा, तुम तो भाई छोटे थे जब पढ़ाई करता था, तो ऐसे लगता था कि यार 10th में तो यार हमारे में मतलब मेरे ख्याल से 150 पेपर होता था, हमारे में 145 के नंबर थे। 11th में क्या मैथ्स दिला दिए पापा ने जबरदस्ती, मैं तो बायोलॉजी वगैरह स्टूडेंट था तो बताता था हमेशा, ठीक है। मेरे को ऐसे लगा यार ये तो जैसे कि संस्कृत पढ़ने के बाद चाइनीज पढ़ रहे हो, इतना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में तो हम सोचते थे यार चीर के रख देंगे, और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन एकदम स्टू चैप्टर है। बहुत करनी पड़ती है टॉपिक के अंदर, 200-300 क्वेश्चन एक टॉपिक में करने पड़ते हैं मैथ्स के अंदर। 10th में इतने नहीं करने पड़ते, 11th में करने पड़ते हैं। तो सिलेबस भी ज़्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा और क्वांटिटी भी ज़्यादा। तो अर्ली अगर स्टार्ट करने से एक ही एडवांटेज होता है कि कुछ सिलेबस का आपको, कुछ टॉपिक का एज मिल जाता है, और बड़ा फीलिंग होती है ना मैथ्स में क्या चीज़ है। और नंबर 2, एक जो 10th में बच्चों को कम पढ़ने की आदत होती है। अगर जो बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हो, ज़्यादा नहीं, एक दिन पढ़ते हैं, अगले बता दो। राइट, तुम तो मुझे याद है मुन्ना भैया इतने मतलब स्पोर्ट्समैन थे, संदीप भैया, मुन्ना भैया, अपने संदीप भैया हमारे कज़न है, तो उन्होंने मतलब अपने पापा को कहा कि भाई बड़ी जबरदस्त टूर्नामेंट है नेपाल के अंदर। तो मेरे फ़ोन आया, हमारे पापा ने कहा भाई तू क्या कर रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें याद नहीं होगा, तुम जनवरी में नेपाल गए थे, कॉफ बोल थी, उसे खेलने गए थे, तो चुपके से मैंने पैसे पूसे दिए, ठीक है, इनको भेज दिए। अब कोचिंग शुरू हुई थी, IIT से पास करके उस टाइम म्यूजिक वगैरह सीखते। पापा ने बहुत डांटा, लेकिन उन्होंने 10th के अंदर बहुत नंबर लिए। पापा को कॉन्फिडेंस आया यार कुछ कर सकते हैं, तो 10th के बच्चों का और कॉन्फिडेंस, वो बाद में बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ये अंदर जाते हैं। तो ठीक कह रहे हो, कम टाइम लगाते हैं पढ़ाई में, तो क्या एडवांटेज मिल जाएगा उनको? तो उनको ये होता है कि बैठने की एक आदत पड़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी से इंट्रोडक्शन हो जाता है, चीज़ें डिफिकल्ट हैं, एक आई ओपनर की तरह काम करता है कि तुम 10th स्टाइल से 11th नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करने के लिए चीज़ों को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है, उसका अर्ली इंट्रोडक्शन हो जाता है। नहीं तो जो 11th में अप्रैल में शुरू करते हैं बच्चे, उनको 3-4 महीने उसकी ट्यूनिंग में लग जाते हैं, समझने में कि गेम क्या है, गेम को समझने में कि भाई क्लास लेक्चर हुआ, उसको रिवाइज कैसे करना है, फिर उसके कॉन्सेप्ट्स को याद कैसे करना है, फिर प्रॉब्लम्स को कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सब पहले हमें आइडिया लग जाता है। और अदर एडवांटेज, क्योंकि माइंड हमारा ग्रो होता है अगर हम उसको यूज़ करते हैं, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो माइंड ग्रो नहीं होगा। तो पहले से ही अगर वो माइंड में डिफ़िकल्ट चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी हैं उन्होंने, और टाइम है उनके पास, एनर्जी भी है, तो उनका मेंटल ग्रोथ पहले से होनी शुरू हो जाती है। तो 11th में जो उनको शुरू करते हैं तो उनकी स्मूथ लैंडिंग होती है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही
माइंड को 11th का कोर्स समझने के लिए पहले ही थोड़ा मैच्योर होना शुरू हो गया उनका। बिल्कुल आई एग्री। तो एक तो अर्ली एडवांटेज मिला उनको कि उन्होंने हर सब्जेक्ट में 2-3 चैप्टर पहले पढ़ लिए हैं। बेशक वो बहुत टिप्स पे भी ना आए, लेकिन एटलीस्ट उनका पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। बेसिक ही करा रहे हैं, हाँ, जो right। यहाँ करा रहे हैं बेसिक करा रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्सिटी से एक एक्सपोजर हो गया कि जेई की जो कॉम्प्लेक्स है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको करनी आ रही है, जिस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, कम कर पा रहे हैं लेकिन कर पा रहे हैं। और तीसरा जो मेंटल उनका जो ग्रोथ है सबसे इम्पोर्टेंट वो स्टार्ट हो गई उनकी मेंटल। एक्सेप्टेंस हो गई चीज़ों को करने की। राइट। तो क्या फिर बच्चे नवंबर में शुरू करके भी काफ़ी कोई एडवांटेज ले सकते या कुछ अर्ली, अगर कुछ टाइम ही मिल जाए, अगर आप नवंबर में शुरू कर रहे हैं, नवंबर के मिड से शुरू कर रहे हैं, अगर 1 महीना भी आप लगा पा रहे हैं उसका ही एडवांटेज है। अदरवाइज तो आप बोर्ड पढ़ने पे लगा दोगे। हैं? एक चैप्टर तो लगी करा ही सकते हैं, नवंबर में शुरू कर सकते और हैं। बोर्ड बहुत लोगों की तैयारी जिनकी हो चुकी होती है, वो उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उससे कोई उनके मार्क्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, उन्होंने सब पढ़ लिया है। रिपीटिशन तो नहीं लगता कि अगर मेक्स माइंड डल, नहीं कौन सी सिंपल लेवल की रिपीटिशन। अब हम जो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, हम केमिस्ट्री में करते हैं या फिजिक्स की तैयारी कराते हैं मैथ्स में, वो जो हम रिपीटेशन मिल गया उसमें वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। राइट। अब 10th के अंदर वैरायटी है ही नहीं, तो वो अब उससे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो उस चीज़ को रिपीटेशन से मैं कह रहा हूँ बार रिपीट करते रहो तो बच्चा बिल्कुल पढ़ लिया। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको एडवाइस कर रहे हैं मत तैयारी करो। जिन्होंने काफ़ी कम टाइम लगाया 10th में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट, अप्रैल है ना, अप्रैल से स्टार्ट कर लो, इसमें कोई ऐसा नहीं है। स्टोरी में बच्चे जो है अप्रैल से तैयारी करके अच्छा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बच्चे करना चाहते हैं, तुमने इसमें कहा इनमें एनर्जी है, इनके सपने हैं कि भाई आईटी में जाना, पैशन रहेगा, उनको सडनली करनी चाहिए। बाकी ये कि जो अगर कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो उनके कोचिंग वाले शायद करा ही रहे होंगे। जैसे वीएमसी अपना स्टार्ट कर दिया अक्टूबर से। हम नवंबर से शुरू करा सकते बच्चों को होता है कि जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरे कोचिंग में क्लासेस नहीं स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं कौन से टॉपिक खुद से पढ़ सकता हूँ। हैं। ये बहुत अगर कंटेंट है उसके पास, अगर बुक्स हैं या वीडियोस हैं, तो मैं कौन से टॉपिक में फोकस करना चाहिए कि जो मैं ऐसा ना हो कि मैं गलत टॉपिक उठा के गलत चैप्टर पे फोकस। मैं बताता हूँ, बच्चे ना एकदम से बहुत एडवांस स्किल्स कर रही है। तो मैथ्स के बारे में आपको कौन सा टॉपिक? मैथ्स में तो देखो, अब जो 11th 12th का मैथ है वो आप जब तक बेसिक मैथ को चैप्टर नहीं है कोई आईटी जेईई के सिलेबस कुछ ही है ही नहीं है सब। लेकिन फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो अब ये नहीं पता कि हमारे वीएमसी में तो बेसिक मैथ का मॉड्यूल एक चैप्टर है, कराते हैं उसमें। हाँ, inequality बाकी कोचिंग में नहीं पता। तो आप ये समझ लो कि जो बेसिक मैथ है, फॉर एग्जांपल इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करनी है, लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फिर आपका मॉड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लॉग है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, सेट नोटेशन फॉर्म कैसे एक्सप्रेस करना है, हर चैप्टर में ये चीज़ें बीच में आ जाएंगी। तो हम लोग तो यहाँ से शुरू करते हैं बेसिक मैथ से। फिर आप सेट रिलेशन एंड फंक्शन है जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल में ये टॉपिक कवर होता है, वो आप कर सकते हो, या फिर क्वाड्रेटिक कर सकते हो। क्वाड्रेटिक आपने पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन पढ़ा है, तो एक तरह से मतलब उसी के साथ शिष्टड़ी बन जाएगी ना। क्वाड्रेटिक जो 11th का पार्ट है वो क्वाड्रेटिक का एक्सटेंशन है जो आपने 10th में पढ़ा है। वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं उसको। फिर वहाँ पे ग्राफ आता है उसका और इनइक्वालिटी आती है। वो चीज़ें मतलब जितना आपने 10th में पढ़ा उससे 5 गुना क्वाड्रेटिक और है भी, तो वो आप कर सकते हो क्योंकि एक्सटेंशन वाला टॉपिक है। तो उससे ज़्यादा तो आप 3 टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो। बेसिक मैथ्स, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हो गई, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। अगर इतना भी आपने कवर कर लिया तो आपको बहुत अच्छी लीड मिल जाएगी 11th में जब आप अपना मैथ स्टार्ट करें। जो लोग अभी शुरू कर चुके हैं, जो कर रहे हैं, ये तो 3 चैप्टर कर सकते हैं। जो नवंबर में करेंगे तो उनकी एडवाइस है कि पहले दो टॉपिक कर लो, पहला कर लो। मैं केमिस्ट्री की बात बताऊं, केमिस्ट्री में क्या होता है, मोल कंसेप्ट तो मान लो बेसिक होता है, हर चैप्टर में आता है। हम उसको स्टोशियोमेट्री बोलते हैं। तो थोड़ा स्टोशियोमेट्री करने, इस बिग चैप्टर बेसिक कर ले स्टोशियोमेट्री का, मोल मोलैरिटी वगैरह, ये एडवाइस करते हैं। हम भी यही करा रहे हैं। और उससे क्या होता है, हर चैप्टर में तुम्हें याद होगा यार, स्टोशियोमेट्री तुम्हें याद होगा, बहुत हर चैप्टर में ये लगना है फ्यूचर में। आप तो वही चैप्टर कर लें। और अगर जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर करिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का एडवांटेज होता है, हमें 12th में मॉडल फिजिक्स भी आता है, ठीक है। अब फिजिक्स वाले भैया से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि यार कम से कम वेक्टर की थोड़ी फीलिंग होनी चाहिए। अब तुम बताओ, मैथ्स में तुम्हारा वेक्टर 12th में आता है, 12th में आता है, काफी कुछ होता है क्या? कुछ पार्ट है, 30-40% सेम ही है, लेकिन डिफरेंस होता है कि फिजिक्स में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं चाहिए होते जिस तरह के मैथ्स में। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन मैथ की जो वेक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हमारा जो डिसीजन है कि वेक्टर का आइडिया हो जाए फिजिक्स में या फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यस, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है कि फिजिक्स में कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। हाँ, मैंने कहा बेसिक फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन फार्मूलाज, इंटीग्रेशन फार्मूलाज, ये कराया जा सकता है। ये मैकेनिक्स में तो उसके बगैर नहीं हो पाता। तो ये भी, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ सुन के कि भैया यूट्यूबर वगैरह बताते हैं कि नहीं फिजिक्स तो नहीं सकती कैलकुलस के बिना, तो क्या करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर जाते हैं। मैथमेटिक्स से कैलकुलस में चलेगा तो बहुत वास्ट जाएगा ना, क्योंकि फंक्शन के बिना होगा नहीं। वो 30% तो सिलेबस है,
मैथ का ये बिगेस्ट मिस्टेक है ना। या हमने प्रॉमिस किया था कि क्या नहीं करना, क्या मिस्टेक होती है 10th के बच्चों को ये काम नहीं। सिर्फ आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज आने चाहिए, डिफरेंशिएट कैसे करना है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, बस इतना चाहिए होता है। ये चेन चैप्टर प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, ऐसे इंटीग्रेशन में बेसिक इंटीग्रेशन आनी चाहिए और कुछ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आने चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से 2-4 पॉइंट ठीक है। चैप्टर हमने डिसाइड किया हुआ चैप्टर ठीक है। राइट। या बाकी एक और एडवाइस होगी, बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं 10th में अपनी जेईई प्रिपरेशन, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिनका हम ध्यान रखें और बाद में हमें डिपेंड ना करना पड़े कि हम अपनी स्टार्टिंग सही करते तो हमारी प्रिपरेशन सही होती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की कि ना, ये तुमने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि मान लो 11th में मोस्ट, उनका साथ एक दोस्त मिला जिसने कुछ शुरू से ढंग से कर लिया, हम भी ऐसा कर लेते, काश हम भी कर लेते। अब मुझे लगता है जो आदमी पास्ट के बारे में सोचता है ना, वो अपनी एनर्जी इट इज जस्ट सकिंग योर एनर्जी ऑफ आउट ऑफ योर ओन बॉडी। तो ये इसलिए बेटर है जो कर रहे हैं कभी ढंग से तो करें ना। तो उसके लिए क्या नहीं, उसमें देखो सबसे जो चैलेंजिंग काम है स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना, क्योंकि अमाउंट ऑफ टाइम एंड कमिटमेंट जेईई प्रिपरेशन नीड्स, यू हैव टू कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन की बात करें, डिस्ट्रैक्शन क्या है? आपका फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप उसको काम के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, स्टूडेंट क्या काम के लिए यूज़ करेंगे? वो कोई उस पर उनका इंडस्ट्री चला नहीं रहे, कोई सोशल मीडिया नहीं रहे, कोई इंडस्ट्री से फोन तो आ नहीं रहा, फोन पे लगे रहते। हाँ, सोशल मीडिया हो गया, फ़ोन पे गेम खेलना हो गया, टीवी देखना, स्पोर्ट्स को देखना, ये सब एक बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिस्ट्रैक्शन में। तो डिस्ट्रैक्शन ख़त्म नहीं होंगी, मतलब टाइम रिक्रिएशन भी चाहिए होता है, लेकिन देखो मज़ा तो आता है, मज़ा तो आता ही है बहुत। रील देखने में तो एक के बाद एक 1-2 घंटे रील में निकल जाते हैं। 2 घंटे? हाँ, 2 घंटे स्टूडेंट कह रहे हैं, हम तो एक बार 2 घंटे। तो ये जरूर करना है, जो अर्ली स्टार्टअप कर रहे हो, अप्रैल से पहले अर्ली स्टार्ट कर रहे हो, तो बिगनिंग अक्टूबर से ही अपना टाइम को तो सोशल मीडिया पे या डिस्ट्रैक्शन में जा रहा है उसको लिमिट करना शुरू कर दो। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको ये बात अप्रैल सितंबर मेरा टाइम, मेरी एडिक्शन हो चुकी है इस चीज़ की, वो कंट्रोल, क्योंकि जब पीक पढ़ाई शुरू होगी तो हर दिन कम पढ़ाई करने से नुकसान होगा, वो उसका बहुत इम्पैक्ट होगा आपके प्रिपरेशन। पढ़ाई क्यों करेगा? बिकॉज ऑफ एडिक्शन टू द सोशल मीडिया। तो ये ज़रूरी है कि आप अपना ये सोशल मीडिया या जो भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है, मैं तो कहता हूँ जो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं और 3-3, 4-4 घंटे खेलते हैं, वो अच्छी बात है, रिक्रिएशनल है, बट उसको भी धीरे धीरे, मैं इमीडिएटली कम नहीं करना, बट बिगनिंग अप्रैल तक आप उस पर भी लिमिट लगानी पड़ेगी। या कोई भी आपको हॉबी है और उस पर आप एक ज़रूरत से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो अभी से ही आपको अलाइनमेंट लेके आनी पड़ेगी। अच्छा, बच्चा एक सारा है, एक हाथ में मजा भी चाहिए, एक हाथ में मुझे आईटी भी चाहिए, ठीक है ना? वो नहीं हो पाता सेक्रीफाइसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। 14 लाख लोग एग्ज़ाम देंगे और 1 लाख में रैंक आता है तो कुछ मिलता है, उसके बाद तो बहुत ही कॉलेज आईटी में, आईटीज के अंदर 5,000 में रैंक अगर आया तो अपनी नहीं मिलती, बंद जनरेशन 2 आईटी में जाना पड़ता है। 1 लाख मुझे ये बोल रहे हो, 1 लाख तुम्हें Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, 1 लाख में तो बहुत ही पीछे कॉलेज। हाँ, नहीं मतलब एटलीस्ट उसके बाद तो कुछ नहीं मिलता, उसके बाद तो और खराब। और 1 लाख भी बताइए, मान रहे हैं कि वो तो बहुत कम परसेंटेज है। बहुत लोग तो अपनी क्लास में ही इतनी परसेंटेज नहीं ले पाते, इतने रैंक नहीं ले पाते जितना हम कह रहे हैं। 14 लाख में से 1 लाख में भी लेना चैलेंज है, चैलेंज है। 3 लाख को पीछे करना है, तो ये सब एडवांटेज मिल जाएंगे। तो यही सेकंड पॉइंट भी यही है कि धीरे धीरे अपने जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, जो कर रहे हैं उनकी तो प्रॉब्लम नहीं है, टाइम लगा रहे हैं। अब अपना भी 11th करोगे तो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे, ऐसे भैया ने बोला, तो वो आपने देखना है जो टाइम टेबल है, ग्रेजुअली नंबर ऑफ आवर्स उसमें ग्रेजुअली चीज बढ़ती है, वो लॉन्गर जाती है। राइट। और आप फोर्स करके जिस चीज को करते हो, मान लो मेरे सिर पे बल लगा के बैठ जाओ, ठीक है ना, तो 3 घंटे पढ़, 6 घंटे पढ़, 8 घंटे पढ़, एक दिन बच्चे को ये दवाई दो इसको, तो वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना। तो इसलिए आप समझ रहे हो ना, ग्रेजुअल चीज होती है, उसी से ही मास्टरी बन जाती है। क्योंकि जब 11th में अप्रैल में आप स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली 11th, तो तब आपको इतना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेड होगा और इतनी जल्दी मूव स्विच नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए ग्रेजुअल कह रहे हैं कि अपने आवर्स धीरे धीरे बढ़ाने हैं आपने। हमारे पापा कहते थे चूज योर फ्रेंड जुडिशियसली। हमारे जमाने में तो यही होता था कि अपने फ्रेंड्स को हमें मिलाओ। तुम्हारे साथ भी ये करते थे, ठीक है। मेरे को पापा ये करते थे कि तुम्हारे फ्रेंड्स को बुलाओ, मैं देखने जाता हूँ कौन का है, किसके फादर क्या करते हैं, मल्होत्रा साहब फोन कर दिया, तो उससे एक अच्छा ग्रुप बन जाता। तुम याद करो तुम्हारा जो बैच था 11 बच्चों का, क्यों सिलेक्ट हुए 9 के अंदर, और तो रुड़की में मुश्किल था बहुत ज्यादा। रुड़की हो, तुम याद हो, मैथ्स के ऊपर तो आईटी से भी ज्यादा मुश्किल आता था।
तो ये इस सब चीज़ की बातें हैं, खाली इंजीनियरिंग की बात नहीं है अभी कि शुरू करने की, ये इन जनरल बात है। Yeah. तीसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहे थे? लेकिन वो एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, बड़े भी ये कहना चाह रहे हैं कि आपका सर्कल भी मैटर करता है। अगर बहुत आपके इम्पोर्टेंट है। स्कूल के दोस्त हैं या अपनी कॉलोनी के दोस्त हैं, तो वो अगर खुद पढ़ने वाले सीरियस नहीं होंगे, 11 जब आप 11th में आएंगे, जो आपका एज ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी एज है जिसमें आपकी पूरी रीवायरिंग को ब्रेन हो रहा है, तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं क्योंकि वो सेम पाथ पे नहीं है, सेम जर्नी पे नहीं है। तो अपने फ्रेंड्स को भी ध्यान से चूज़ करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही फ्रेंड होने चाहिए जो आपके एक ही बात पे चले। तो फोर्थ पॉइंट हो गया, 3 हमने बात कर लिया। फोर्थ पॉइंट ये देखो, जब 11th के आप क्लासेस जो उनके लिए जो 11th स्टार्ट करेंगे अर्ली, तो जिस आसानी से आप 10th समझते थे उतनी आसानी से 11th के टॉपिक नहीं समझ आए। बिल्कुल समझिए। तो आपने गिव अप नहीं करना है, राइट? गिव अप नहीं करना है, अरे तो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, तो मेरी एबिलिटी नहीं है, मैं कैसे करूँगा वो, क्योंकि 10th में एक बार अगर टीचर ने पढ़ाया तो बड़ी आराम से समझ आता है। बहुत सिंपल होती है। उसमें गिव अप नहीं करना, आपने उसको दोबारा पढ़ना है, राइट? टीचर ने समझाया है तो टीचर से डाउट पूछ सकते हो या उसके नोट्स रिवाइज कर सकते हो। तो मुश्किल लग रहा है और आदत पड़ जाती है। अगर शुरू में हो सकता है चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगेंगी, लेकिन एक हमारी मेंटल ग्रोथ जब होती है, हमारी कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सेस धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी कॉम्प्रीहेंड करने की कैपेबिलिटी एबिलिटी बढ़ेगी आपकी। बिल्कुल। तो डोंट गेट स्केयर्ड कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ, कैसे होगा, पैनिक नहीं होना आपने। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ भी हमने किया होगा। तुम इफ यू कैन रिकॉल, जब हम तैयारी करते थे, हमारे फादर तो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। शामुल भैया बड़ा तेज आदमी थे, मेरे को फिजिक्स समझ नहीं आती थी, तो मैं कहता शामुल भैया समझा दो। पापा की इंस्ट्रक्शन होती थी, खबरदार तूने इसे समझाया तो ठीक है पैगंबर आप समझाओ। तो काय के प्रोफेसर, मैं तो थोड़ा सा शुरू से थोड़ा सा चंचल टाइप का बंदा था, तो नहीं समझाऊंगा। मैंने कहा इसको आपको आता नहीं, कह रही कुछ भी समझ ले। तो मेरे को ना गुस्सा आता, तो मैं करता था तो डिस्ट्रक्शन का जो मतलब ही नहीं उठते यार। तीन पापा की रिगार्ड रखते थे, डिस्ट्रैक्शन होती भी नहीं थी ज़्यादा। दोबारा कर रहे हैं वो जो तुम बात कर रहे हो मुझे याद आई है। तो वो क्या होता था, अपने से चीज निकल जाती है, अगर आप लगे रहो ना चीज निकल जाती है। और जाता था पापा के पास, मैं शाम के पास जाता, दोनों हंसते थे। पहले सोच रहे हो, कह रहे हमारा प्लान था कि तू एफर्ट नहीं लगाएगा इसलिए समझाने थे, तुम याद करोगे, रात को बैठ के पढ़ते थे। शामन भैया को जाते थे कि मैथ्स का क्वेश्चन समझा, केमिस्ट्री में तुम धीरे धीरे ऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ तुम्हें, तो हम कभी सवाल नहीं समझाते। तो मैं बता रहा हूँ, ये मुन्ना और संदीप साथ पढ़ते थे, ये सारी रात लगे रहते थे, हम प्रॉब्लम नहीं समझाते थे। एफर्ट से फायदा हुआ नहीं, बताओ। एफर्ट जरूर मारना पड़ता है क्योंकि ब्रेन तभी डेवलप होगा जब आजकल के बच्चे क्या है, 1 मिनट में क्या हुआ, फोन निकाला, इस प्रॉब्लम का आंसर, ठीक है। इंटरनेट जो है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, कुछ था ही नहीं तुम्हारे पास, फोन था नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता था कि तुम स्ट्रगल करते थे। तो अब ये समझो ये क्वालिटी क्यों बताई जा रही है, क्या नहीं करना, सोल्यूशन देखने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन पहले अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। अपनी जो नॉलेज है पूरी ट्राई करनी है कि मैं इससे क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ट्राई करा आपने, यार कोई आइडिया काम नहीं कर रहा, दिमाग में से कुछ निकल नहीं रहा है, तो बहुत जल्दी नहीं होना, कम से कम 5 to 10 मिनट्स उस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए। या उसके बाद देख सकते हो, क्योंकि फिर देखो कि उसको सोल्यूशन देखा कि मैं क्यों नहीं कर पाया, वो चीज़ मेरा नया कॉन्सेप्ट था, इस पर कोई नई ट्रिक थी, इसकी वजह से नहीं हो पाया, ऐसी कुछ चीज़ है जो मैंने पढ़ी नहीं है पहले। अगर वो पढ़ी है तो फिर आपने समझना है कि मैं रिकॉल नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया। अगला मेरा पॉइंट यही है कि 10th 9th 6th 7th 8th 9th 10th अब तक क्या है कि आपने एक बार चीज़ों को पढ़ा, क्योंकि चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट्स के तो नहीं, कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं, तो वो 1 या 2 बार रिवीजन से काम चल जाता है। वेरी क्योंकि जिस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाने हैं, क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं। क्या होता है ना, जो क्वेश्चन हम रोजमर्रा में करते हैं एग्जैक्टली सिमिलर बोर्ड में आ जाते हैं, वही स्कूल के फाइनल एग्जाम में आते हैं। यहाँ तो क्या होता है, हर बार नया क्वेश्चन है। तो इस जब अब हर बार नया क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको क्लास नोट्स जो टीचर ने पढ़ाए हैं उसको 3 बार कम से कम पढ़ना ही पड़ता है। 3 टाइम्स रूल फॉलो करो, क्योंकि चीज़ें याद होनी चाहिए, उस तरह से याद होनी चाहिए जैसे टीचर को याद है पढ़ा रहा है वो, उस तरह से, क्योंकि फिर तभी वो क्वेश्चंस के अंदर वो कॉन्सेप्ट को लगा पाओगे। नंबर 2, जिन क्वेश्चंस को आपने कर लिया है उनमें जो क्वेश्चंस के आइडियाज़ आप नहीं कर पाए थे, आपने सोल्यूशन में से सीखे हैं, उनको भी मार्क करना पड़ता है रिवीजन के लिए, उनके आइडियाज़ को भी याद करना पड़ता है। खाली थ्योरी नहीं जो याद कर ली, प्रॉब्लम्स को आपने कहा मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम्स के जो आइडियाज़ हैं, क्योंकि इतने सारे आइडिया देखोगे हर 11th के टॉपिक में, एक टॉपिक में 100 200 आइडियाज, एटलीस्ट 100 को आइडियाज हर टॉपिक के अंदर, तो यार क्वेश्चन बनते हैं वो थ्योरी की तरह याद करने पड़ते हैं, तभी तो हम नया क्वेश्चन कर पाओगे उसके करके। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, पढ़ने का स्टाइल चेंज करना है, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, क्योंकि उसको रिटेन करना है, नॉलेज बनानी है। जो लोग जल्दी शुरू कर रहे हैं उनके लिए बड़ी गोल्डन बात है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बहुत सीरियस स्टूडेंट है,
जिनको जो सीरियस शुरू कर दिया जिन्होंने। हाँ, जिन्होंने शुरू कर दिया, और मतलब पहले भी जैसे मेरा एडवांस अचीवर कोर्स भी अटेंड किया बहुत लोगों ने, बर्नआउट नहीं होना कि भाई उनको भी ये काम हमको अभी कम से कम 2 साल, हाँ 2 साल ज़्यादा 2.5 साल का है उनके पास, तो करना है, एक्स्ट्रा करना है, लेकिन बर्नआउट नहीं होना कि इतना कर लिया, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, फटाफट कर लूँ, मतलब ख़त्म कर दूँ और जल्दी कर लूँ, तो बर्नआउट हो जाते हैं वो स्टूडेंट्स अगर वो जल्दी करने की कोशिश करते हैं, वो बातें। और एक और प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ, उनको लगता है टॉपिक पढ़ा है, जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ा आपने, तो उसके क्वेश्चन सब क्वेश्चन कर लूँ, जेई का भी निकाल लूँ, मेंस का भी, एडवांस का भी निकाल लूँ, उसको का भी निकाल लूँ, सारा खत्म कर दूँ। छोटे बच्चे 15 साल के बच्चे किताबें सीख लेते हैं। अब बुक सेलर के पास जाओगे, सिर्फ आईटी जेई की तैयारी कर, ठीक है ना, ऐसे किताब बता देगा, और उसको लिए घूम रहे हैं, वो तो कूड़ा है घर में, कर तो पाएगा नहीं बच्चा, छोटा सा बच्चा क्या कर पाएगा। तो वो ना, जो इसे कहते हैं ना, एक हम तो देसी भाषा का बेसब्रापन, इम्पेशेंस, राइट, वो सबसे बड़ा डेंजर है। यू हैव टू डेवलप लॉट ऑफ पेशेंस जो है, राइट। बर्नआउट बहुत जरूर नहीं करना चाहिए। मेरा तो गोल्डन रूल ये है कि कैसे बर्नआउट नहीं हो। मैं 40 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, सेम चीज पढ़ाते हैं, 30 ईयर हो गए पढ़ाते हैं, 70 ईयर का एक्सपीरियंस चल रहा है। शामन भैया को भी विद्या मंदिर की टीम में संदीप भी 30 ईयर से साथ में है, ठीक है। शामन भैया का भी 40 ईयर्स का हो गया, 40 80 और 60 140 ईयर के एक्सपीरियंस से ये बातें कर रहे हैं। अब लोग हमसे पूछते हैं आप बर्नआउट क्यों नहीं हो रहे, तुम अपने जानो, मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं बताता हूँ बर्नआउट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ना हर मोमेंट को एंजॉय करता हूँ। भाई मैं, बच्चे परेशान भी होते हैं, बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा होता, बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे सारी बात सुनते नहीं है, मैं कभी डिप्रेस नहीं होता। तुम बताइए तुम्हारा राज क्या है, देखो तुम्हारा राज क्या है? नहीं, राज तो है कि जो वो अगर कोई काम आप मन से कर रहे हो, मन लगा के कर रहे हो, बच्चों क्या होता है, नंबर पे फोकस होता है। टॉपिक की ब्यूटी जो होती है ना, टॉपिक में जो मजा है सीखने का, मजा आ रहा होता है, उनको मजा आ रहा होता है, लेकिन जब नंबर नहीं आते ना, तो फ्रस्ट्रेशन, जो नंबर पे सारा फोकस, सक्सेस नंबर तो ऐसे ही कभी आ भी सकते, नहीं भी आ सकते। इतनी लंबी जर्नी है, आज नहीं आ रहे तो इसका आज अब नहीं आ रहे तो आगे भी नहीं आएंगे, इसका मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो टॉपिक को इंटरेस्ट से, मन से पढ़ोगे तो चीजें याद भी रहेंगी आपको, और उस पे परफॉर्म करना भी आसान होगा। दो कभी ये है कि एक तो ना बहुत मौज से बढ़े, दूसरा वो क्या करते हैं, छोटी छोटी ईगो बना लेते हैं, तीसरा क्या करते हैं, दोस्त से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब है कि आपको जॉयफुल तो हो नहीं रहा। कंपेयर तो बिल्कुल सबसे डिजास्टर है कि आप कंपेयर करोगे, हर स्टूडेंट की अलग एबिलिटी है, पॉइजन है एग्जैक्टली, कंपेयर कर, क्योंकि वो डिमोटिवेशन हो जाता है। अपने आप में अच्छा कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपको चला मेरे फ्रेंड के में ज्यादा नंबर आए, तो आप परेशान हो गए तो टॉपिक में इंटरेस्ट कम होगा तो फिर और नंबर कम आएंगे, विषय सर्कल बन जाएगा। पर्पस ये है कि जिस काम को कर रहे हो उसको एंजॉय करो, तो आप अच्छा ही करोगे। मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने हैं आपने, इससे लॉन्ग जर्नी। और ऐसा नहीं है कि 2 साल की तैयारी है फिर 4 साल की इंजीनियरिंग है। अभी तो पता नहीं कि बच्चे हमारी जो टॉक शो सुन रहे हो, नीट में चले जाए, अच्छा कॉमर्स में चले जाए। अब बता दो, कॉमर्स के अंदर हमारे बड़ी न्यूज़ देता हूँ तुम्हें, आपको न्यूज़ देता हूँ। एक बच्चा था जो इंजीनियरिंग से तैयारी कर रहा था, बहुत दूर से आता था, ये मतलब आनंद विहार से भी आगे से आता था, अभी काफ़ी पुराना बच्चा था। उसने इंजीनियरिंग को बीच में छोड़ के सीए करने लगे, और उसका 23 रैंक आया फर्स्ट अटेम्प्ट। वो थैंक्स करने आया, मैं तो याद भी नहीं था, थैंक्स करने आया, मिठाइयाँ लाया, विद्या मंदिर सबके लिए, एनएसपी का बच्चा। वो कह रहा था कि जो आपने 10th से पढ़ता था, जो मैंने यहाँ पे सीखा 10th में, 11th 12th में, उसी की वजह से मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 23 रैंक लाया ना। सीए का रिजल्ट 4% होता है, तो क्यों आया बच्चा, क्योंकि उसको ये बातें उसने सुनी, ये बातें डेवलप करी, उसने 10th से पढ़ रहा बच्चा। जेईई की तैयारी करने से, ये जो तैयारी करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, चलो इवेंचुअली अच्छा रैंकिंग ले रहे हैं, लेकिन जिसने बहुत सीरियसली तैयारी करी होती है, उसका मेंटल ग्रोथ इतनी हो जाती है, क्यों इतना कॉम्प्लेक्स सिलेबस है, इतने सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किए हैं, तो मेंटल जो ग्रे सेल की जो एबिलिटी है, वो जो ग्रो हुई है, उनको आगे भी हेल्प करेगी। एनर्जी जो ब्रेन में चलेगी, हम अगर फिलॉसफी से गए, वो हमेशा हेल्प करेगी। तो वो अगर आगे भी स्टूडेंट जो हार्ड वर्क करते हैं, बेशक चलो एग्जाम खराब होने से कॉलेज अच्छा नहीं मिला, कॉलेज में बहुत अच्छा करते हैं वो, आगे कॉलेज में भी अपने टॉपर रहते हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी होती है। तो तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अच्छा रैंक ले रहे हैं, वो काफी कुछ अर्ली एडवांटेज वाले ही होते हैं, राइट। और कुछ ऐड करना चाहोगे फिर इन 10th के बच्चों के लिए? बस यही है कि आप मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करो। अगर सिलेबस पहले स्टार्ट करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन फॉलो नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ अपने में। अगर समरी दोबारा बताओ, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाओ अपने पढ़ने के, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो।
और अपने मैं पढ़ने के तो तरीके कहूँगा को चेंज करो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो कम से कम अपनी राइटिंग स्किल डेवलप कर ले। शॉर्ट नोट बना लो जब चाहिए, राइट। चाहे वो साइंस के बना लो, बायोलॉजी में तो है उनका शॉर्ट नोट्स बनाना एक बहुत की टू सक्सेस है आगे, क्योंकि सब कुछ तो हम रिवाइज नहीं कर सकते, 2 साल का इतना सिलेबस है। तो वो भी जो भैया कह रहे हैं प्रैक्टिस शॉर्ट नोट्स बनाने की, कि कम मतलब पूरे 2 पेज के नोट्स को तुम कैसे एक स्मॉल बॉक्स या पैराग्राफ में समरी लिखोगे, वो भी स्टूडेंट के ऊपर नहीं समझ आता। ये डेवलप कर सकते हो बेटा, जो आप तैयारी कर रहे हो सिंपल बोर्ड की, तो उनके लिए वो चैलेंज दे रहे हैं कि अपने उस काम को कर लो। भाई उस काम को तो अच्छे से करो कम से कम। तो सीरियसनेस बढ़ानी है, सीरियसनेस बढ़ानी है। इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर जेई जर्नी, सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट। बेसिकली सीरियस को थोड़ा सीरियस लग रहा है, सिंसियरिटी बढ़ा। हाँ, सिंसियरिटी बढ़ानी है डेफिनेटली। विद्या मंदिर में सीरियसनेस कम बोलते हैं, ठीक है जी, सिंसियरिटी बढ़ानी है, तो- पैशन बढ़ाना है, इंटरेस्ट बढ़ाना है पढ़ने का, प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने हैं। क्या तो प्यारे बच्चों, आई होप थोड़ा इंसाइट मिला होगा। हमने मतलब जो बातें करी, डिस्कस करी, और ये हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, उससे भी सीख रहे हैं, ठीक है। और मुन्ना भैया का अपना एक्सपीरियंस, मेरे तो पहले स्टूडेंट ये थे, और इतने सारे जो फाउंडेशन बोलते हैं जो डांस वालों को, तो आई होप हमने काफ़ी क्वेरीज आपकी सॉल्व कर दी होंगी। हमने दोनों चीज़ ली है, जो बच्चे अभी शुरू कर चुके हैं, जो अभी नवंबर में शुरू करना चाहते हैं, और जो अप्रैल में शुरू करना चाहते हैं, वो सब बातों का बहुत सारे जो डाउट्स होंगे, ठीक है ना, वो सारे मिल गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुन्ना भैया थैंक यू फॉर इनलाइटिंग अवर Thank you भैया। स्टूडेंट्स जो है, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए मैं कुछ बात बोल देता हूँ। नंबर 1 पेरेंट्स को ये है कि कभी बच्चों को कभी किसी दूसरे से कंपेयर मत करो, ठीक है ना। और मुझे लगता है मुन्ना, याद होगा तुम्हें कि हमारे पापा काफ़ी सख्त थे, मेरे टाइम भी थे, तुम्हारे टाइम भी थे, बहुत ज़्यादा गेस्टों को एंटरटेन नहीं करते थे, पार्टी कल्चर वगैरह नहीं था। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें हमने दी नहीं होगी, तो हमने भी नहीं दी होंगी। हम तो बड़े यार IT से पढ़ के आए थे उस टाइम, हमारे पापा ने भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं दी है, तो आप घर का एक माहौल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको भी ख्याल रखनी है। मुझे लगता है पेरेंट्स की ड्यूटी बताई जाते हैं, हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। गुड फूड, गुड बॉडी, गुड माइंड, ये हम कह सकते हैं पेरेंट्स को चलते हुए, कि आपको जरा छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखना है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस हमारा टॉक शो।